आज से बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के नवीन युग की शुरुआत हो गई है। नितिन नवीन की बीजेपी अध्यक्ष की ताजपोशी के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें अगला टास्क भी दे दिया है। टास्क पार्टी की विरासत को आगे बढ़ाने का, टास्क पार्टी के विजन को आगे ले जाने का, क्योंकि अब नितिन नवीन सबके बॉस होंगे। नितिन नवीन जी, मैं कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। ये एक मैसेज है पार्टी को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को, और पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि पार्टी युवा नेतृत्व के हाथ में है और जो बीजेपी की विरासत को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और इसी के साथ ही उन्होंने कहीं न कहीं केरल में कमल खिलाने का जिम्मा भी दे दिया है। आने वाले विधानसभा चुनावों में भी लोग केरला में बीजेपी को अवसर जरूर देंगे। यानी बीजेपी जो जीत के रथ पर सवार है, उस रथ को आगे ले जाने का जिम्मा अब नितिन नवीन पर भी है। साथ ही नितिन नवीन को मिलेनियल बताकर ये बता दिया गया कि पार्टी की सोच युवा है और युवा ही देश और पार्टी के विकास में सबसे अहम कड़ी है। नितिन नवीन ने बीजेपी अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है, लेकिन इतना बड़ा पद मिलने के बाद भी वो बिना सैलरी के ही काम करेंगे और इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है। नितिन नवीन की बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर ताजपोशी, नई जिम्मेदारी के बदले नहीं मिलेगी सैलरी। सैलरी को लेकर बीजेपी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। अध्यक्ष पद राजनीतिक सरकारी जॉब नहीं है। लीडर को पैसों की चिंता से मुक्त रखना ही मकसद है। पैसों की चिंता से इतर सिर्फ संगठन पर फोकस होना चाहिए। बीजेपी सबसे अमीर राजनीतिक पार्टियों में से एक है। 2023-24 में पार्टी की इनकम 4,340 करोड़ से ज्यादा पहुंच गई है। पार्टी का बैंक बैलेंस 10,000 करोड़ के ऊपर है। नितिन नवीन की बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर ताजपोशी हो गई है। पीएम मोदी से लेकर सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी ने नितिन को, जो इस पद को उन्होंने संभाला है, इस पद को संभालने का आत्मविश्वास बढ़ा दिया है। पर सबसे ज्यादा नजर थी मुख्यमंत्री योगी और नितिन नवीन के मुलाकात की, क्योंकि दोनों के बीच की बॉन्डिंग दोनों के लिए ही बेहद जरूरी है। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव जो होना है, क्योंकि 2027 में सिर्फ योगी ही नहीं, नितिन नवीन की भी अग्नि परीक्षा है। क्योंकि 2026 में जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, उसमें असम को छोड़ के बीजेपी बाकी के राज्यों में अभी संघर्ष पथ पर ही है। दूसरी ओर यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश भाजपा की नई टीम का गठन होना है। पंचायत चुनाव से लेकर राज्यसभा चुनाव और विधान परिषद के चुनाव भी है। शायद इन्हीं सवालों को जहन में लिए दोनों मिले। बॉन्डिंग भी शानदार नजर आई। दोनों डिप्टी सीएम भी उत्साहित दिखे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खिलाएंगे और पूरे भारत को भाजपा में बनाएंगे। आज देश का हर युवा, हर नौजवान समझ रहा है नितिन नवीन जी के रूप में उसका चेहरा है। देखते हैं यूपी बीजेपी और योगी सरकार नितिन के साथ मिलकर कैसा प्रदर्शन करती है। उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने भी अब कमर कस ली है। आज लखनऊ में अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के सभी सांसद और विधायकों की बैठक बुलाई गई थी, जहां नेताओं के साथ साथ अखिलेश यादव ने चुनावी रणनीति पर चर्चा की। और ये चर्चा बेहद जरूरी हो जाती है, क्योंकि अखिलेश की ये सेनापति वाली तैयारी क्या रंग ला पाएगी 2027 में। लेकिन फोर्स पीडीए पर ही रहा। समाजवादी पार्टी एक बार फिर लोकसभा की तरह विधानसभा में भी पीडीए वाला दाव चलेगी, लेकिन इस बार इसमें मुसलमानों की भी हिस्सेदारी होगी। हम जो समाजवादी पार्टी मुसलमानों के साथ साथ पूरे पीडीए समाज की लड़ाई लड़ रही है, और हम चाहते हैं कि इस पीडीए समाज को न्याय दिलाने के लिए, उसका हक और इंसाफ दिलाने के लिए वो सब लोग मिलकर के लड़ेंगे। साथ ही पीडीए के जरिए 27 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का ख्वाब भी दिखाया गया है। पीडीए को मजबूत करना है और 27 में पीडीए की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनाना है। इतना ही नहीं, बल्कि सांसदों और विधायकों को उनके इलाके में सक्रिय रहने और स्थानीय मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक अनोखा नजारा देखने को मिला, जब राहुल गांधी के दौरे के दौरान यहां कुछ पोस्टर्स दिखे, जिसमें अखिलेश यादव और राहुल गांधी को कप्तान के तौर पर दिखाया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस पोस्टर को बाद में हटा लिया गया, जिस पर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल इस पोस्टर पर राहुल और अखिलेश को इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी में दिखाया है। साथ ही लिखा गया है 2027 और 2029 के इंडिया के कप्तान। वहीं नीचे में पीडीए रक्षक भी लिखा हुआ है और लगाने वाले समाजवादी पार्टी के नेता है। लेकिन चौंकाने वाली बात ये है कि इस पोस्टर को बाद में हटा लिया गया। वो पोस्टर इस जगह पर लगाया गया था, शायद वो लगा करके और तुरंत फोटो खिंचवा करके और वीडियो बना करके हटाया गया होगा।
ये दो तस्वीर देखिए। पहली तस्वीर ठीक इसी जगह पोस्टर लगा था और दूसरी तस्वीर में जब पोस्टर को हटा लिया गया। इन पोस्टर पर दिख रहे खिलाड़ी पवेलियन की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। सियासत में पोस्टर के बड़े मायने होते हैं। पवेलियन या तो खिलाड़ी आउट होकर जाता है या जीतकर। लेकिन 27 के सियासी पिच पर बैटिंग से पहले ही इन पोस्टरों का उतर जाना विपक्षी गठबंधन के बीच असंतोष का बड़ा कारण दिखाता है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज प्रशासन और अविमुक्तेश्वरानंद के बीच जारी टकराव एक कदम और आगे बढ़ गया है। माघ मेले में उनके साथ हुई बदसलूकी और शिष्यों के साथ हुई धक्का मुक्की से नाराज शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जहां धरने पर बैठ गए तो वहीं प्रशासन ने नोटिस जारी कर उनके शंकराचार्य होने का ही सबूत मांग लिया और इस मामले को अब और ज्यादा गर्मा दिया। जिसके बाद मेला संगम नगरी का क्षेत्र में अजीब सा तनाव पसर गया है। प्रशासन ने नोटिस भेजकर जवाब मांगकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। मेला प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए पूछा, फैसला आया नहीं, पदाभिषेक हुआ नहीं, शिविर पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य कैसे लिखा आपने? जिस पर अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से हैं। और प्रशासन को चुनौती दे डाली। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। साथ ही दावा किया है कि 3 में से 2 पीठ उनके साथ हैं। जो संतों को मारा है। उत्तर प्रदेश में 2027 की चुनावी बिसात पर अब नए सिरे से सियासी पटकथा लिखी जा रही है। अविमुक्तेश्वरानंद को संगम नोज पर जाने से रोकने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सियासी हो चुका है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अविमुक्तेश्वरानंद से फोन पर बातचीत कर उनका हालचाल जाना, साथ ही योगी सरकार पर हमला भी बोला। तो वहीं अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि वो अभिमन्यु की तरह अकेले लड़ रहे हैं। देखिए, हम तो अपना लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में लड़ रहे हैं। इसी बीच काशी में मंदिरों को लेकर भी दोनों के बीच बातचीत हुई। आप देखिए, बनारस में तोड़ दिया, आपसे अच्छा कौन नहीं जानता इस बार कितने मंदिर तोड़े इन्होंने, कितनी। हाँ, सही है, सही है, सही है। आप तो आगे हैं, आप सब जान, और देखिए फिर खबर बदल दी कि कोई नहीं तोड़ा, कुछ नहीं तोड़ा। सारा तोड़ दिया इन्होंने। 150 मंदिर हमारे तोड़ दिए हैं और अभी भी तोड़ते चले जा रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे अविमुक्तेश्वरानंद की गद्दी अब सियासी हो चली है। वहीं इस दौरान उन्हें विपक्ष का पूरा साथ मिल रहा है। बड़ी खबर, हिंदुत्व को लेकर दिग्विजय सिंह ने अब विवादित बयान दे दिया है। हिंदुत्व कोई धर्म नहीं, ये पहचान है, ये दिग्विजय सिंह का कहना है। आरएसएस बीजेपी का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। सावरकर और जिन्ना ने देश का बंटवारा कराया है। अब मोहल्लों में बंटवारे हो रहे हैं। बीजेपी हिंदुओं को डराकर राजनीति कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों को डराकर राजनीति कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह हमेशा अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं और इस बार एक बार फिर उन्होंने बेबाकी के साथ अपनी बात कही। भाजपा हिंदू धर्म के साथ नहीं है, हिंदुत्व के साथ है। हिंदुत्व जो है वो धर्म नहीं है, ये पहचान है। इसलिए उन्होंने जो कहा है, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इनका कोई लेना देना नहीं है धर्म से। ये केवल लोगों को डराते हैं। महाराष्ट्र के लोकल इलेक्शन में महायुति को जबरदस्त कामयाबी मिली है। यहां तक कि बीएमसी में भी आंकड़ा इन्हीं के पक्ष में है और महायुति के नेता इस जीत के लिए जनता को धन्यवाद दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन मेयर नहीं बना पा रहे हैं। आखिर ये कैसी एकजुटता है? जबकि महायुति के नेता बार बार दावा कर रहे हैं कोई झगड़ा नहीं है। मेयर पर भी कोई हिस्सा नहीं, मेयर हमारा महायुति का बनेगा और मुझे लगता है जिनकी ज्यादा सीटें होती है उनका मेयर बन सकता है। हमारे महायुति के गठबंधन में संवाद है, न कोई वाद है न कोई विवाद है, और इसकी स्वयं पुष्टि आदरणीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने स्वयं की है। सब ठीक है तो मेयर कब बनेगा? महायुति की इसी स्थिति पर तो उद्धव गुट तंज कस रहा है। इतिहास में पहली बार हो रहा है कि मुंबई का मेयर दिल्ली में अमित शाह डिसाइड करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के हाईकमांड डिसाइड करेंगे। पता नहीं ये उलझन कब सुलझेगी और मुंबई को अपना नया मेयर कब मिलेगा। और इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में दो चेहरे, पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं। ओवैसी ने बिहार के बाद कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को तगड़ा झटका दिया है, तो शिंदे ने बीजेपी के पहले मेयर बनने की राह में रोड़ा अटका दिया है। लेकिन इसी के साथ ही पर्दे के पीछे एक और खेला होने की बात सामने आई है।
AIMIM नेता इम्तियाज जलील ने दावा किया है कि मालेगांव में शिंदे के स्थानीय नेताओं ने गठबंधन की पेशकश की है। मालेगांव में इस्लाम पार्टी को 35, AIMIM को 21, समाजवादी पार्टी को 5, बीजेपी को 2, शिवसेना शिंदे गुट को 18, तो कांग्रेस को 3 सीटों पर जीत मिली है। यानी AIMIM के पास 2 विकल्प हैं, इस्लाम पार्टी भी और शिवसेना शिंदे गुट भी। हम मुफ्ती इस्माइल और एजाज बेग को दावत देते हैं कि वो हमको सपोर्ट करें और मिलजुल करके हम लोग कारपोरेशन में शहर की तामीर और तरक्की के लिए काम करें। हालांकि अभी तक AIMIM ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि वो इस्लाम पार्टी के साथ जाएगी या शिंदे की शिवसेना के साथ। महाराष्ट्र BMC चुनाव में MIM ने अच्छा प्रदर्शन किया है। पार्षदों की जीत के बाद अब बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। AIMIM की मुंब्रा से पार्षद सहर शेख ने मुंब्रा को ग्रीन रंग से रंगने का ऐलान कर दिया है। ओवैसी भाईजान जो BMC चुनाव से पहले ही मुस्लिम वोटों वाली राजनीति कर रहे थे, मुसलमानों को दबा कुचला वंचित बताने की कोशिश कर रहे थे, उनके पार्षद ने जीत के बाद मुंब्रा को हरे रंग से रंग देने की अपील की है। आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है। इंशाल्लाह इलेक्शन में आप मजलिस की ताकत समझ चुके हैं और ये ताकत हमको अल्लाह से आती है। मुंब्रा के बयान को लेकर अब राजनीतिक गलियारों में नई बहस शुरू हो चुकी है, क्योंकि सहर शेख ने हरे रंग से मुंब्रा को रंगने की बात कही है। इसका मतलब पार्टी के सिंबल के रंग के साथ ही मजहब वाले रंग से भी जोड़ा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में SIR के मुद्दे पर अब कांग्रेस ने भी अपनी सियासी जमीन तलाशना शुरू कर दिया है। कालना में हुए प्रदर्शन के दौरान हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता बैनर्स, पोस्टर्स लिए बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। इस दौरान प्रदर्शनकारी ने पुलिस की बैरिकेडिंग को भी तोड़ने की कोशिश की। इस बीच कई कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर खड़े होकर नारेबाजी करते नजर आए। साथ ही SIR की वजह से नाइंसाफी का भी आरोप लगाया। हमारे बंगाल में ये जो नाइंसाफी चल रही है, हम उनके खिलाफ हैं। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। बंगाल में तानाशाही चल रहा है निर्वाचन कमीशन का। इस बीच एक अजीब नजारा दिखा जब एक प्रदर्शनकारी हंसते हुए पुलिस वैन पर खड़ा हुआ और बेहद ही मजाकिया अंदाज में नारे लगाने लगा। बंगाल में इस साल चुनाव है, ऐसे में SIR पर शुरू हुए घमासान पर अब कांग्रेस भी अपनी सियासी जमीन तलाश रही है। लेकिन कम से कम प्रदर्शनकारियों को सीरियस रहने की जरूरत है, नहीं तो चुनाव में जनता कहीं मजाक न बना दे। आसाम के कोकराझार में उस समय बवाल खड़ा हो गया जब मवेशी चोरी के शक में भीड़ ने 5 लोगों की जमकर पिटाई कर दी और गाड़ी में आग लगा दी। इस हमले में एक शख्स की मृत्यु हो गई और इसके बाद इलाके में 2 गुट आपस में भिड़ गए और लोग सड़कों पर आ गए। युवक की मौत के बाद आरोपियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को पुलिस की टीम ने समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांग पर अड़े रहे। इलाके में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। दरअसल ये विवाद गांव में जानवर चोरी होने के बाद शुरू हुआ। चोरी के शक में गांव वालों ने 4 लोगों को बुरी तरह से पीटा, जिसमें एक की मौत हो गई। भड़की हिंसा की चपेट में पूरा इलाका आ गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए इलाके में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। वहीं हिंसा में अब तक 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं वरिष्ठ अधिकारी हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। पुलिस ने अब तक हत्या और हिंसा के मामलों में 29 लोगों को हिरासत में लिया है। मामले की जांच जारी है। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, सूरत में 21 करोड़ पर पानी फिर गया है। उद्घाटन से पहले ही यहां पर पानी की टंकी गिर गई है। पानी भरने के दौरान ही ये टंकी टूट गई। 33 गांव में इस टंकी से पानी की सप्लाई होनी थी, लेकिन आप देख सकते हैं भ्रष्टाचार जो है वो इसके कंस्ट्रक्शन पर हावी हो गया और पानी भरते ही ये उसका वजन ले नहीं पाई और टूट गए। और 21 करोड़ रुपए जो सरकार के थे, जो हमारे और आपके टैक्स के थे, वो पानी में बह गए। 33 गांव जो है वो सालों से इस टंकी के बनने का इंतजार कर रहे थे ताकि पीने का स्वच्छ पानी उनके गांव तक पहुंच सके। 21 करोड़ रुपए सरकार ने बजट भी पास किया, टंकी बनाई भी गई, लेकिन ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। ये तस्वीरें इस बात को बयान कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में जो भी अवैध होगा, जहां अतिक्रमण होगा, वहां उत्तर प्रदेश सरकार का बुलडोजर खड़ा दिखाई देगा। अब इस बुलडोजर की रडार पर अलीगढ़ की हलवाइयान मस्जिद आ गई है और इसका कुछ हिस्सा अतिक्रमण की जद में आने का दावा भी किया जा रहा है।
यानी अतिक्रमण हुआ तो हलवाईयान मस्जिद पर भी पीले पंजे से प्रहार किया जाएगा, क्योंकि योगी के बुलडोजर को सिर्फ और सिर्फ अवैध और अतिक्रमण दिखाई देता है। मस्जिद भी ये अतिक्रमण की जद में आ रही है, जैसा अभी तक प्रशासन ने बताया है। इसकी भी नपाई हो चुकी है। अब जो फाइनल रिपोर्ट नगर निगम के अधिकारी बनाकर तैयार करेंगे। दरअसल रेलवे रोड पर प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है और उसी अभियान के तहत इलाके में नपाई का काम शुरू हो गया है, जिसकी जद में ये मस्जिद आ गई है। अब्दुल करीम इलाका काफी संवेदनशील इलाका है, ऐसे में प्रशासन पूरी तैयारी के साथ नपाई के लिए गया। RAF से लेकर PAC की टीमें तैनात रही। अतिक्रमण हटाओ मुहिम को लेकर इलाके में हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन अगर अतिक्रमण किया है तो उसका टूटना तय है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में प्रशासन ने अवैध कब्जे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पट्टे की जमीन पर बने एक अवैध मजार को बुलडोजर की मदद से ढहा दिया। प्रशासन की इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मचा। बुलडोजर की मदद से केवल अवैध मजार को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान अवैध मजार के साथ साथ उसके बगल में बने एक कमरे को भी पूरी तरह से ढा दिया गया। वहीं जब प्रशासन वहां कार्रवाई करने पहुंचा तो वहां मौजूद एक शख्स अजीबोगरीब दलील देने लगा और अधिकारियों पर ही आरोप लगा दिया। अधिकारी आया था, कौन अधिकारी आया? उसको फाउंडेशन करवा के तूदा करवा दिया। कौन अधिकारी का है ऐसा करवाइए भाई? कोई करवाया जमीन के ये कही तक ये बना लेना। दरअसल जहां पट्टेदारों की जमीन पर कई साल पहले अवैध रूप से मजार का निर्माण कर लिया गया था, शिकायत मिलने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया। फिलहाल प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद गांव में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अवैध कब्जा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजस्थान के करौली में सट्टा किंग अमीनुद्दीन का किला ढह गया है। वो सट्टा किंग जो पथराव दंगे के मामले में आरोपी है और पिछले कई दिनों से सामाजिक संगठन अवैध निर्माण का विरोध कर रहे थे और इसके बाद आज ये एक्शन लिया गया। एक्शन के लिए दो बुलडोजर पहुंचे, साथ में ट्रैक्टर ट्रॉलियां पहुंची। बुलडोजर ने अमीनुद्दीन खान के अवैध निर्माण को तोड़ना शुरू कर दिया। 3 मंजिला मकान आधा बना हुआ था, लेकिन वो राजस्थान सरकार की रडार पर आ गया। इसके बाद भजन सरकार ने बुलडोजर भेज दिए। उसके बाद जो हुआ वो तस्वीरों में देखिए। अंबेडकर सर्किल स्थित भूमि पर मकान बना हुआ था। किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न हो सके इसके लिए 500 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। मकान के चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई थी। बुलडोजर अवैध निर्माण तोड़ता जा रहा था और मलबे को ट्रोलियों के जरिए साफ भी करवा रहा था। दरअसल आरोपी अमीनुद्दीन सट्टा किंग होने के साथ ही नव संवत्सर बाइक रैली में पथराव और हिंसा का आरोपी है। गणतंत्र दिवस से पहले उत्तर प्रदेश के हापुड़ में करीब 200 किलो विस्फोटक मिलने से हड़कंप का माहौल पैदा हो गया और इसे देखते हुए खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। हापुड़ के बाबूगढ़ में उस समय सनसनी फैल गई जब एक मकान से पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की। जानकारी के मुताबिक मौके से 200 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। हापुड़ के बाबूगढ़ में एक घर से ये विस्फोटक मिला, जिसमें भारी मात्रा में विस्फोटक हाई पाउडर की खेप जब्त की गई। पुलिस ने ऑपरेशन सत्यापन के तहत कार्रवाई की, जिसमें मुख्य आरोपी नदीम को गिरफ्तार किया गया, जो गाजियाबाद का रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक ये विस्फोटक पटाखों में इस्तेमाल होने वाली कैंडल के लिए बना था। लगभग 200 किलोग्राम गन कॉटन पाउडर, 2000 सेलनुमा विस्फोटक कैंडल तथा 27 कट्टे सेलनुमा विस्फोटक कैंडल के खोखे तथा अन्य पटाखे बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। आरोपी नदीम से पूछताछ के जरिए पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक खौफनाक हादसा हुआ है। यहाँ तेज रफ्तार स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकराते हुए कई बार पलटी खा गई और हादसे में कार सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस खौफनाक हादसे का सीसीटीवी भी सामने आया है। वीडियो में देखिए, सड़क पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो से अचानक ड्राइवर का नियंत्रण हटता है और कार उल्टी होकर घिसटने लगती है। घिसटते हुए कार डिवाइडर से टकराती है और 3 से 4 बार पलटी खा जाती है। जैसे ही हादसा होता है, सड़क पर लोगों की भीड़ लग जाती है। लोग स्कॉर्पियो में सवार लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। हादसा कितना भयानक था वो कार की हालत देखकर समझा जा सकता है। हादसे में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे में कार सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपने बयानों से दुनिया भर में हलचल मचा रहे हैं। इस बार मुद्दा है ग्रीनलैंड और नोबेल शांति पुरस्कार का। एक तरफ ग्रीनलैंड पर कब्जे की मांग और अब ट्रंप के नॉर्वे को लिखे गए लेटर ने तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है।
दरअसल ग्रीनलैंड को लेकर नॉर्वे की तरफ से जब ट्रंप को एक पत्र लिखा गया तो जवाब में ट्रंप ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। ट्रंप ने लिखा कि मैंने दुनिया में 8 युद्ध रुकवाने में भूमिका निभाई है, इसके बावजूद नोबेल शांति पुरस्कार नहीं दिया गया। अब मैं शांति की जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगा। इतना ही नहीं, ट्रंप ने ये भी लिखा कि जब तक अमेरिका का ग्रीनलैंड पर पूरा नियंत्रण नहीं होगा तब तक दुनिया सुरक्षित नहीं रह सकती। गौरतलब है कि ट्रंप पहले ही डेनमार्क, नॉर्वे, फ्रांस, जर्मनी समेत कई यूरोपीय देशों पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दे चुके हैं। अब नोबेल पुरस्कार को लेकर नॉर्वे को जिम्मेदार ठहराया। वैसे ट्रंप ने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार लेने की इच्छा भारत पाकिस्तान के बीच 2025 में हुए संघर्ष को रुकवाने के बाद जताई थी। 26 जनवरी से पहले देश की सीमाओं पर हलचल तेज हो गई है। हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है क्योंकि दुश्मन की साजिशें फिर से उठाने लगी हैं। पाकिस्तान की तरफ से लगातार नापाक इरादों के इनपुट भी मिल रहे हैं और इसी वजह से पठानकोट में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। सीमा से सटे इलाकों में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिए गए हैं। हर संदिग्ध मूवमेंट पर जवान चौकस हैं। बड़े पैमाने पर जो एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है। आप यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से पठानकोट पुलिस और साथ ही साथ जो बीएसएफ के जवान हैं वो स्पेशल कमांडोज के साथ लगातार यहाँ पर पूरी तरह से सर्च ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर चला रहे हैं। उधर श्रीनगर के नौगांव में रेलवे ट्रैक पर जम्मू कश्मीर पुलिस, रेलवे पुलिस, आरपीएफ और सीआरपीएफ ने घायल आतंकी को घेर लिया। उसकी तलाशी ली गई और घायल आतंकी को स्ट्रेचर पर ले जाया गया, लेकिन ये कोई असली हमला नहीं था, बल्कि गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा व्यवस्था को परखने के लिए मॉक ड्रिल की गई। यानी 26 जनवरी से पहले मुनीर की हर साजिश नाकाम करने के लिए देश की सुरक्षा अभेद्य है। हर मंगलवार को मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला मंदिर बन जाता है तो शुक्रवार को कमाल मौला मस्जिद। लेकिन इस बार वसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ रही है तो हिंदुओं ने पूरे दिन पूजा करने की मांग कर डाली। मंगलवार को पूजा करने के लिए जमा हुए लोगों ने 3 दिन बाद होने वाले सरस्वती पूजा के लिए मोर्चा खोल दिया। अब एएसआई और प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी होगी। सरस्वती पूजा से ठीक पहले पड़ने वाले मंगलवार को इसी मांग के साथ भक्त जमा होने लगे। हर सप्ताह की तरह कड़ी सुरक्षा में बैठकर हिंदू पक्ष ने पूजा अर्चना की, आरती की, भजन गाए। लेकिन पूजा के बाद जैसी उम्मीद थी प्रदर्शन शुरू हो गया। खाली कर दो रास्ते, गौशाला के वास्ते। महिला प्रदर्शनकारियों ने अखंड पूजन की मांग शुरू कर दी। 23 तारीख को बसंत पंचमी के दिन अखंड पूजा, अखंड हवन। अर्थ क्या है अखंड का? अखंड मतलब बीच में से नहीं तोड़ी जाएगी, घंटे के लिए भी नहीं रखी रह जाए। हिंदू पक्ष ने पूजा के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी लगाई है। अब निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जिसने पूरे इलाके को सन्न कर दिया है। यहाँ एक ही कमरे में एक ही परिवार के 5 सदस्यों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। पति, पत्नी, उनकी मां और 2 नाबालिग बच्चों में से कोई नहीं बचा। पति, पत्नी, मां और 2 बेटे, कोई जिंदा नहीं बचा। मृतक अशोक और उसकी पत्नी के शव कमरे के फर्श पर पड़े मिले, जबकि अशोक की मां और दोनों बच्चे बिस्तर पर मृत पाए गए। जी न्यूज की टीम जब मौके पर पहुंची तो एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मृतक अशोक ने सुबह 3:12 पर अपनी बहन मोहिनी को एक वॉइस मैसेज किया था कि उससे गलती हो गई है, उसने सभी को मार डाला है। और इसके बाद जब मोहिनी ने ये मैसेज सुबह 7 बजे उठकर देखा, सुना तो उसने फोन किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। जांच में तो मृतक अशोक के बीमार होने की बात भी सामने आई है। अशोक मानसिक रूप से थोड़ा परेशान था और इसी को लेकर उसका पीजीआई चंडीगढ़ में इलाज भी चल रहा था। पहले भी वो 2 बार अपने परिवार को मारने का योजना बना चुका था। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में जंग लग चुके सिस्टम को आखिरकार होश आ गया है, वो भी अब जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्शन का ऑर्डर दिया। जिम्मेदारों पर नकेल कसने की तैयारी अब पूरी हो चुकी है और अब सिस्टम की वजह से डूबे युवराज को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही इंसाफ देंगे। लेकिन हाँ, माता पिता का कभी भी जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कोई नहीं कर पाएगा। 100 से ज्यादा घंटे बाद नोएडा के करपट हो चुके इस सिस्टम को याद आई है कि युवराज के कार को गड्ढे से बाहर निकाला जाए। सिस्टम के उन अधिकारियों को जिन्होंने युवराज को मरने के लिए छोड़ दिया, उन अधिकारियों के पास अब कार निकालने के लिए जरूरी उपकरण आ गए हैं, जो उस वक्त नदारत थे जब असल जरूरत थी। धिक्कार अधिकारियों की लापरवाही की वजह से विरोधियों को सवाल खड़े करने का मौका मिल गया। राहुल गांधी ने पोस्ट कर हादसे का कारण जवाबदेही का अभाव बताया, लेकिन योगी का फोकस आरोपों के जवाब देने से ज्यादा युवराज को इंसाफ दिलाने पर है।
तभी तो मामले में कल SIT का गठन हुआ और आज टीम नोएडा अथॉरिटी के ऑफिस जांच करने के लिए पहुंच गई, क्योंकि योगी का ऑर्डर है 5 दिन में रिपोर्ट सबमिट करना है और जब रिपोर्ट आएगी तो फिर जिम्मेदारों पर एक्शन वाली फाइल पर योगी साइन करने में हिचकिचाएंगे नहीं, क्योंकि युवराज के परिवार को भी सिर्फ योगी पर भरोसा है। उत्तर प्रदेश के संभल में बीमा फ्रॉड करने वाले मास्टरमाइंड पर योगी की नजर पड़ गई है। 100 करोड़ के घोटाले के आरोपी ओंकारेश्वर पर अब कुर्की वाला डंडा चलने लगा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस और राजस्व विभाग की टीम वाराणसी में डुगडुगी के साथ मुनादी करा रही है। डुगडुगी की ये आवाज सरगना के कानों में भी पहुंच रही होगी। अपने बिल में छिपा ओंकारेश्वर मिश्र शायद सोच रहा होगा योगी के राज में उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब उसकी गलती का खामियाजा उसे भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि आज राजस्व विभाग और संभल पुलिस ने वाराणसी में आरोपी की 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क कर दी है। यहाँ पर सभी को सूचित किया जाता है कि मुकदमा अपराध संख्या 237/25 गैंगस्टर एक्ट में इस मकान की यहाँ पर जो ओंकारेश्वर की बहन है सुषमा मिश्रा के नाम पर है, इसकी संपत्ति इसको कुर्क किया जाता है। बीमा फ्रॉड गिरोह के सरगना ओंकारेश्वर मिश्र का गिरोह 12 से अधिक राज्यों में फैला था। संभल समेत कई जिलों में गिरोह के खिलाफ 25 से अधिक केस दर्ज है। पुलिस 70 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है और अब नंबर मास्टरमाइंड का है, जिसकी डुगडुगी बच गई है। कर्नाटक से आई एक खबर ने प्रशासनिक महकमे से लेकर सियासी गलियारों तक हड़कंप मचा दिया है। राज्य के DGP रैंक के वरिष्ठ IPS अधिकारी डॉक्टर रामचंद्र राव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और इसके बाद अब उन पर एक्शन लेने की मांग उठ रही है। वायरल हो रहे कई वीडियो क्लिप्स में पुलिस अधिकारी को वर्दी में दफ्तर के अंदर एक महिला के साथ अश्लील हरकतें करते हुए साफ देखा जा सकता है। वीडियो में देखिए कैसे अधिकारी महिला को गले लगाते और किस करते हुए नजर आ रहा है। जैसे ही ये वीडियो सामने आया, प्रशासन और राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया। वीडियो सामने आते ही एक्शन लिया गया और DGP साहब को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन वायरल वीडियो में नजर आ रहे DGP ने तो इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने वीडियो को पूरी तरह फर्जी और मॉफ्ड बताया है, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो समझ आएगा कि वीडियो AI या मॉफ्ड कतई नहीं है। खैर जो भी हो, DGP साहब की करतूत ने कर्नाटक की सियासत और पुलिस महकमे में बड़ा तूफान जरूर खड़ा कर दिया है। बिहार में सम्राट चौधरी की पुलिस लाख दावा करे कि कानून व्यवस्था मुकम्मल है, लेकिन सच्चाई ये है कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं, छोटी छोटी बात पर गोली मार दे रहे हैं। बेगूसराय में बदमाशों ने सिर्फ खैनी नहीं देने पर एक शख्स की हत्या कर दी। गोली लगने से घायल हुए युवक को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया। हादसे के वक्त घर में कोई पुरुष नहीं था, जिसके बाद घर की महिलाएं ही घायल युवक को लेकर अस्पताल पहुंची। जख्मी युवक को लेकर परिजन इमरजेंसी वार्ड में पहुंचे, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों का आरोप है कि गांव के ही एक शराब तस्कर ने मजाक में उसे गोली मार दी, क्योंकि मृतक ने उन्हें खैनी देने से मना कर दिया था। हमार बेटा गेले ओजा बिस्कुट खातिर पोती खातिर लावेला एगो गोदी में नहीं गेले, आ बिस्कुट लेल के ओकरे बगल में रहे खड़ा हो के गोली मार दियो। अभी तक किसी रंजिश की बात सामने नहीं आई है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ में सरकारी गोदामों से धान गायब होने के मामले ने अब सियासी तूल पकड़ लिया है। धान घोटाले को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। दुर्ग में ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ कांग्रेस ने विरोध का एक अनोखा तरीका अपनाया है। ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ चूहों की बारात निकालकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर घोटाले का आरोप लगाया। देखिए, इस प्रदर्शन में जाली में कैद 14 जिंदा चूहे भी शामिल हुए। ये चूहा बारात कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने SDM को राज्यपाल के नाम का ज्ञापन सौंपा और साथ में चूहे भी सौंप दिए। इसके साथ ही कांग्रेस ने साफ चेतावनी दी है कि अगर सरकार धान घोटाले को दबाने की कोशिश करेगी तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। बता दें कि हाल ही में छत्तीसगढ़ के सरकारी गोदामों से करोड़ों रुपए का धान गायब होने पर अधिकारियों ने दावा किया था कि धान चूहे खा गए और अब इसी दावे के खिलाफ कांग्रेस ने सियासी मोर्चा खोल दिया है। अगर आप भी किसी मेले में झूला झूलते हैं तो फिर ये खबर आपको देखनी चाहिए, क्योंकि मेले में आपकी जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के झाबुआ में मेले में एक नाव वाला झूला टूट गया। हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है। झूला टूटने का वीडियो भी सामने आया। तस्वीरों में देखिए कैसे लोग खुशी खुशी झूले में बैठे हैं। अचानक झूला ऊपर जाता है और जब वो नीचे आता है, जिस सपोर्ट पर वो था वो टूट जाता है। झूला टूटने के साथ ही वहाँ चीख पुकार मच गई। देखते देखते खुशियाँ चित्कार में बदल गयी। हादसे में 13 से ज्यादा स्टूडेंट्स घायल हुए, जिनमें 2 छात्राओं की हालत गंभीर है। हादसे के बाद टूटे हुए झूले की तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेला प्रशासन और झूला लगाने वालों ने कितने लोगों की जान दांव पर लगा दी। झूले का कुछ हिस्सा टूटकर पास में एक झोपड़ी पर भी गिरा।
हालांकि हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। फिलहाल मेला क्षेत्र में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। एक चलती कार में अचानक आग लगने का मामला सामने आया है। ये कार जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे होते हुए कहीं जा रही थी, लेकिन अचानक कार में धुआं निकलने लगा और फिर आग की लपटें भड़क उठी। देखते ही देखते कार आग के गोले में तब्दील हो जाती है। घटना सांबा के घगवाल चौकी की है, जहां सड़क के बीचों बीच इस कार में अचानक आग लगी और फिर अफरा तफरी मच गई। गनीमत ये रही कि कार सवार समय रहते कार से बाहर आ गए थे। इस बीच आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए और अपने स्तर पर आग को बुझाने का प्रयास किया जाने लगा। लोगों ने हाईवे निर्माण में लगे पानी टैंकर की भी मदद ली ताकि जल्द से जल्द आग बुझे और यातायात बहाल हो सके। प्रारंभिक तौर पर आग लगने का कारण तकनीकी खराबी बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के यूनिट 1 हाट में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक दुकान में अचानक आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही 20 फुट ऊपर तक ये लपटें पहुंच गई। देखते ही देखते एक के बाद एक दुकानें आग की लपटों की चपेट में आती चली गई। इस भीषण अग्निकांड में करीब 40 दुकानें जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। आग का मंजर ऐसा था कि मौके पर मौजूद लोग, दुकानें बंद कर लौट रहे व्यापारी और कैपिटल थाना की पुलिस भी सन्न रह गई। सूचना मिलते ही कई फायर स्टेशनों से टीम पहुंची। प्लास्टिक की दुकानों में लगी आग ने हालात और भी मुश्किल बना दिए। दमकल कर्मियों ने बेहद मुश्किल से आग पर काबू पाया, लेकिन इस अग्निकांड में लाखों का नुकसान हो गया। हालांकि आग लगने के कारण का पता नहीं चल पाया है, लेकिन शुरुआती आशंका जताई जा रही है कि किसी दुकान में रखे गैस सिलेंडर के फटने से ये भीषण हादसा हुआ है। उत्तर प्रदेश में कोहरा अब जानलेवा बनता जा रहा है। कोहरे के कारण दिल्ली देहरादून कॉरिडोर एलिवेटेड रोड पर 20 से ज्यादा वाहन आज टकरा गए और इन हादसों में 12 से ज्यादा लोग घायल भी हुए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बस गिनते जाइए और पूरी एलिवेटेड रोड पर ऐसी ही तस्वीरें दिखाई देंगी। सुरक्षित गाड़ियों से ज्यादा क्षतिग्रस्त गाड़ियां दिखाई देंगी और ये सब हुआ कोहरे की वजह से। एक तरफ ठंड की वजह से लोग परेशान हैं, दूसरी तरफ कोहरा मुसीबत बना हुआ है। कोहरे के कारण हुए हादसे में कई कारें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। कुछ वाहनों की खिड़कियां टूट चुकी हैं, डंपर कार से अलग हो चुके हैं, जबकि कई गाड़ियां सड़क पर पड़ी हुई दिखाई दी गई। अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें तो गाजियाबाद, मुरादाबाद, बाराबंकी, बरेली, श्रावस्ती, महाराजगंज, अमरोहा, बागपत, हाथरस, बरेली यानी कि 20 से ज्यादा हादसों में यहाँ 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब के अमृतसर में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। एनकाउंटर में गैंगस्टर को ढेर कर दिया गया है। मणि सूरमा पर 50 केस दर्ज थे। इलाज के दौरान फरार हो गया था। डीआईजी संदीप गोयल ने ये जानकारी दी है। खूंखार गैंगस्टर मणि सूरमा को मार गिराया है पुलिस ने। अमृतसर पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिली है। एनकाउंटर में ढेर हुआ है, उपचार के दौरान फरार हो गया था ये। दिल्ली पुलिस को आखिरकार दाऊद मिल ही गया। दाऊद का जीबी रोड पर स्टंट करते हुए वीडियो खूब वायरल हुआ था और उसी के बाद महज कुछ ही घंटों में दाऊद पुलिस के शिकंजे में आ गया। अब अपने किए पर पछता रहा है। दाऊद तो पुलिस गिरफ्त में आ ही गया है। उसकी वो स्कॉर्पियो भी जब्त हो गई जिस पर बड़े बड़े अक्षरों से दाऊद लिखा हुआ था। दरअसल दाऊद अंसारी जेबी रोड पर अपनी ब्लैक कार से स्टंटबाजी कर रहा था। चलते हुए ट्रैफिक में कार को लहराते हुए चल रहा था। उसे न खुद की जान की परवाह थी और न ही दूसरों की। वो सिर्फ स्टंटबाजी में मशगूल था, लेकिन उसकी ये स्टंटबाजी पीछे आ रही कार के डैश कैम में रिकॉर्ड हो गई। बस फिर क्या था, वीडियो पुलिस के पास पहुंचा और कुछ ही देर में आरोपी गिरफ्त में आ गया। तो हमने एक टीम कॉन्स्टिट्यूट करी आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में और उस गाड़ी को आइडेंटिफाई किया और उसका जो ड्राइवर है दाऊद अंसारी, उसको भी हिरासत में लिया। आरोपी अपने दोस्तों के साथ मूर्थल जा रहा था। पुलिस ने आरोपी दाऊद के खिलाफ ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन का केस दर्ज कर लिया है। उत्तर प्रदेश के कासगंज से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया, क्योंकि वायरल वीडियो में एक युवक अपनी जान जोखिम में डालकर मगरमच्छ से खेल रहा है। ये देखिए, ये सनकी युवक पानी के भीतर मौजूद खतरनाक जानवर मगरमच्छ के बेहद करीब पहुंच गया। मगरमच्छ की पूंछ खींचने लगा। इतने तक तो ठीक था, लेकिन मौके पर मौजूद इसके दोस्त भी इसे ऐसा करने के लिए उकसा रहे थे। ये बार बार मगरमच्छ की पूंछ खींचता रहा, लेकिन मगरमच्छ शांत पड़ा हुआ था। बार बार पूंछ पकड़कर खींचने पर मगरमच्छ नदी में अंदर की तरफ दौड़ जाता है और युवक डर के मारे पीछे हट जाते हैं। अब या तो मगरमच्छ का मूड अच्छा था या उसका पेट भरा हुआ था।
और या फिर इस युवक की किस्मत ही अच्छी थी, वरना मगरमच्छ कभी भी हमला कर सकता था। इसलिए रोमांच और वायरल होने की चाह में ऐसे खतरनाक स्टंट ना करें। केरल से लापरवाही की एक खौफनाक तस्वीर हमें मिली है, जहां ओवरटेक की जल्दबाजी एक बड़े हादसे की वजह बनी। गनीमत बस ये रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कार ड्राइवर स्कूटर को पास करने के लिए राइट लेन में घुसता है और स्कूटर को ओवरटेक करने की कोशिश करता है, जबकि सामने से ट्रक आ रहा है। बस फिर क्या था, कार ड्राइवर को संभलने का मौका ही नहीं मिला और पलक झपकते ही कार की ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। ट्रक भी मौके पर ही रुक गया। हादसे के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोग दौड़कर मदद के लिए पहुंचे। कुछ सेकंड बाद कार की खिड़की खुलती है, ड्राइवर बाहर निकल आता है। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन याद रखिए कि सड़क पर एक पल की लापरवाही जिंदगी भर का पछतावा बन सकती है। ये बात सच है कि अगर आपका दिल बच्चे का है तो आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। आपकी दौड़ भाग आपको फिट रखेगी, लेकिन ये कभी ना भूलें कि आपकी एक्टिविटी आपकी उम्र के हिसाब से हो, वरना आपकी हालत इन बुजुर्ग व्यक्ति जैसी हो सकती है। जो जोश में होश खो बैठे। शायद चचा जान को किसी ने चैलेंज कर दिया था, फिर क्या था, वो पेड़ के शीर्ष पर जा पहुंचे। चलो किसी तरह ऊपर पहुंचे, कोई बात नहीं, स्टंटबाजी करने लगे, लेकिन अचानक बैलेंस बिगड़ जाता है और वो मुंह के बल गिरने लगते हैं। लेकिन चचा खुद को धुरंधर से कम नहीं समझ रहे थे। गिरने के दौरान अपने दोनों टांगों से पेड़ की एक टहनी को पकड़ने की असफल कोशिश करते हैं और 2 ड्रॉप के बाद सीधा जमीन पर पहुंच जाते हैं। देखिए ऊपर से कैसे दूसरी टहनी पर गिरते हैं, फिर यहाँ से गिरने लगते हैं तो टांगे फंसाते हैं, लेकिन चचा जान आसमान से गिर गए, खजूर पर अटक कर जमीन पर ही गिर जाते हैं। इस समय की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से। यहाँ बुलडोजर एक्शन से हड़कंप मचा है। अवैध प्लॉटिंग पर एडीए ने कार्रवाई की है। ताजगंज इलाके में बुलडोजर चलाया गया है। अवैध कॉलोनियों के खिलाफ ये अभियान है। तो आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी का ये बुलडोजर आज अवैध कब्जे के ऊपर आप देख रहे हैं कैसे कार्रवाई कर रहा है। अवैध प्लॉटिंग यहाँ पर की गई थी ताजगंज इलाके में, इसके ऊपर बुलडोजर चला दिया गया। कोटा में दयोदय एक्सप्रेस के एसी कोच में उस समय अफरा तफरी मच गई जब यात्रियों ने सीट के नीचे सांप देखने का दावा किया। ट्रेन में चीख पुकार मच गई और मामला रेलवे स्टेशन तक पहुंचा। कई यात्री घबरा गए, कुछ ने अपनी सीट छोड़ दी तो कुछ ट्रेन से उतरने की तैयारी करने लगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए रेलवे ने तुरंत ट्रेन को कोटा स्टेशन पर रोका। करीब 2 घंटे तक हड़कंप मचा रहा। सुरक्षा के लिहाज से स्नेक कैचर को बुलाया गया। पूरे कोच की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान सीट के नीचे से जो मिला उसने सबको चौंका दिया है। वो सांप असली नहीं बल्कि रबर का खिलौना निकला। बताया गया कि इस नकली सांप से बच्चा खेल रहा था। उसके हाथ से सांप नीचे गिर गया, जिससे हड़कंप मच गया। ये थी खबरें 7 बजे की। कल फिर होगी बात पते की। नमस्कार।